नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आपने कंपनी के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व और कंपनियों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। आगे अंश कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त होती है। प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभाजित या विभक्त होती है उसे अंश कहते हैं। यानी कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के अंश खरीद सके। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है। कुल पूंजी, अधिकृत पूंजी जिसे हम कह सकते हैं, 10 लाख रुपए है। उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए, यानी 10 रुपए में एक अंश किया जाए, 10 रुपए का एक इकाई बनाई जाए, तो कुल मिला के 1 लाख अंश होते हैं। तो 1 लाख अंश, जिसका एक अंश का मूल्य जो होगा 10 रुपए, इस प्रकार कुल अंश पूंजी जो होगी 10 लाख रुपए। कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है, 2 ही प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी टाइप ऑफ शेयर्स। एक पहला जो होता है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, और दूसरा होता समता अंश, इक्विटी शेयर्स। अधिमान पूर्वाधिकार अंश से आशय ऐसे अधिमान अंशों से है या ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, और कंपनी के समापन के समय ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। तो स्पष्ट है, 2 बातें यहाँ पर स्पष्ट मुख्य तौर पे उभर के आ रही है। पहला तो पूर्वाधिकार अंशधारी या अधिमान अंशधारी जिनको हम कह रहे हैं, उनकी लाभांश की दर निश्चित होती है। उन्हें एक निश्चित दर से ही लाभांश प्रदान किया जाता है, और वो लाभांश की दर उनके नाम के आगे लिखी हुई होती है सामान्यतः। दूसरा, जब कंपनी का समापन होता है उस समय पूंजी जब अंशधारियों को वापस लौटाई जाती है, उस समय अधिमान अंशधारियों को पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यानी प्रथम रूप से इनको ही पूंजी वापस लौटाई जाती है। सबसे पहले इन्हीं की पूंजी को इनको लौटाया जाता है। तो 2 फायदे हैं इसमें। सबसे पहले कि लाभांश की दर निश्चित होती है कि इस निर्धारित दर से लाभांश मिलेगा। दूसरा, पूंजी भी वापस प्राप्त करने का पहले अधिकार होता है। दूसरे होते हैं समतांश, इक्विटी शेयर्स, जिनकी परिभाषा के रूप में कंपनी अधिनियम केवल इतना कहता है कि जो अधिमान अंश नहीं है वह समता अंश है। जो अधिमान अंश नहीं है वही समता अंश है। ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं जब अधिमान अंशों को एक निश्चित, उनकी जो निश्चित लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। और इसी प्रकार कंपनी के समापन के समय ऐसे अंशों की पूंजी अधिमान अंशों की पूंजी लौटाने के पश्चात, वापस करने के पश्चात ही समता अंशों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है। स्पष्ट है दोनों इसमें कि पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दे दिया जाता है, बाद में जो लाभांश होता है उसको समता अंशधारियों में बांटा जाता है। पहले पूर्वाधिकार या अधिमान अंशधारियों की पूंजी लौटाई दी जाती है, बाद में उनको लौटाने के पश्चात समता अंशधारियों की पूंजी
लौटाई जाती है। तो ये दो प्रकार के अंश एक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी जो है निर्गमन कर सकती है और करती है। कुछ विशेष अधिकारों के आधार पर अधिमान अंश निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कि अधिमान अंश, जैसा कि अपन ने देखा कि इनकी लाभांश की दर निश्चित होती है और इनको लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, पहले प्राप्त अधिकार होता है। इनकी पूंजी भी पहले वापस लौटाई जाती है। फिर भी कुछ विशेषताओं के आधार पर एक कंपनी निम्नलिखित प्रकार के अधिमान अंश निर्गमित कर सकती है, जिसमें पहला आता है संचयी अधिमान अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी यदि ये ऐसे अधिमान अंश होते हैं कि यदि कंपनी किसी वर्ष लाभ अपर्याप्त होने के कारण इन अंशों पर लाभांश देने में असमर्थ रहती है। मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होते हैं और कंपनी अधिमान अंशों के ऊपर लाभांश दे नहीं पाती, लाभांश की घोषणा नहीं कर पाती है, तो न दिया गया लाभांश संचित ही रहता है। अर्थात आगे जब कभी भी कंपनी को लाभ होता है और लाभांश वितरण करने का निश्चय किया जाता है, तो उन लाभों में से सर्वप्रथम संचय अधिमान अंशों पर पूर्व में जो संचित किया गया लाभांश है वो चुकता कर देने के पश्चात ही उस वर्ष के लिए लाभांश दिए जाते हैं। संचय अधिमान अंश का फायदा ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का कि उनका जो निर्धारित लाभांश है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं हो, उनका जो निर्धारित लाभांश है वह लाभांश संचित होता रहता है। जब भी कंपनी को आगामी अवधि में जब भी कंपनी को लाभ होंगे, लाभांश की घोषणा करती है, तो सबसे पहले जो उनका संचित लाभांश है उस लाभांश को चुकाया जाता है। उसके पश्चात ही अन्य अंशधारियों को चुकाया जाता है। सभी अधिमान अंश संचय अधिमान अंश होते हैं जब तक कि कंपनी के अंतर नियमों में इसके विपरीत कुछ व्यवस्था न दी गई हो। यानी कंपनी के अंतर नियमों में अगर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि ये संचयी नहीं है, तो वो फिर संचय अधिमान अंश नहीं होंगे। दूसरा, असंचयी अधिमान अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे अधिमान अंशों को जिन पर कंपनी के लाभांश देने में असमर्थ होने पर न दिए लाभांश को भविष्य में के लाभ में से प्राप्त नहीं किया जा सकता, असंचयी अधिमान अंश कहते हैं। स्पष्ट है, संचयी में संचित होता रहता है और असंचयी में संचय नहीं होगा। जिस वर्ष कंपनी को लाभ होंगे उस वर्ष इनको लाभांश प्राप्ति करना पूर्वाधिकार होगा, और जिस वर्ष लाभ नहीं होंगे उस वर्ष का लाभ संचित नहीं होगा, आगे नहीं दिया जाएगा उसको। यानी संचय का उल्टा असंचय अधिमान अंश। तीसरा है अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश के धारकों को इन अंशों के धारकों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार तो होता ही है, परंतु इसके अतिरिक्त सामान्य अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश देने के बाद भी यदि लाभ शेष बचता है तो उसमें से भी उन्हें भागीदार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी अंतर्नियम में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही अधिमान अंश अवशिष्ट भागी अधिमान अंश माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। अवशिष्ट भागी सीधी सी स्पष्ट बात है कि आपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनका लाभ, उनके निर्धारित दर से लाभांश चुका दिया। समता अंशधारियों को या अन्य अंशधारियों को भी, समता अंशधारियों को भी आपने एक निर्धारित दर से लाभांश चुका दिया। उसके पश्चात भी अगर कंपनी के लाभ बचते हैं और उस लाभांश में अगर ऐसे अधिमान अंश भागीदार बनने का अधिकार अगर आपने दे रखा है, कंपनी के अंतर नियमों ने दे रखा है, तो ऐसे अधिमान अंशों को अवशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। चौथा, अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जिन अधिमान अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से ही लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है,
और शेष लाभ में से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें हम अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। सोध्य अधिमान अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वे अधिमान अंश जिनका निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उस अवधि के समाप्त होने पर कंपनी के जीवन काल में ही उनका भुगतान उनके अंशधारियों को कर दिया जाता है, सोध्य अधिमान अंश कहलाते हैं। यानी सोध्य अधिमान अंश एक निश्चित अवधि के लिए ही जारी किए जाते हैं। इसके निश्चित अवधि पूर्ण होने पर इनका शोधन कंपनी को करना अनिवार्य होता है। कंपनी अधिनियम नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार अब किसी भी कंपनी द्वारा 20 वर्ष से अधिक शोधनीय अधिमान अंश का निर्गमन नहीं किया जा सकता, परंतु आधारभूत संरचना परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में संलग्न कंपनी द्वारा 20 वर्ष से अधिक लेकिन 30 वर्षों से अधिक नहीं शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। यानी एक साधारण कंपनी 20 वर्षों से अधिक अवधि के शोध्य अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई कंपनी 20 से 30 वर्ष के बीच में शोधनीय होने वाले अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, लेकिन 30 वर्ष से अधिक अवधि के शोधनीय अधिमान अंश कोई भी कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्गमित नहीं कर सकती। अशोध्य अधिमान अंश, वे अधिमान अंश जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है वरन कंपनी के समापन पर के समय ही किया जाता है, अशोध्य अधिमान अंश कहलाते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हालांकि वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के पश्चात कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंश, अशोध्य अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती। परिवर्तनीय अधिमान अंश, जिन अधिमान अंश के धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे चाहें तो एक निश्चित अवधि में अथवा एक निश्चित तिथि तक अपने अधिमान अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अपरिवर्तनीय, जिन अधिमान अंशों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है वो यानी अपने अंशों को इक्विटी अंशों में परिवर्तित करा सकें, यह अधिकार उनको नहीं होता है तो उन्हें अपरिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश, ऐसे अधिमान अंश जिनमें संचयी तथा परिवर्तनीय दोनों प्रकार के अधिमान अंशों की विशेषता पाई जाती है, यानी इनका लाभांश भी संचित होता रहता है और एक निश्चित अवधि या निश्चित तिथि के पश्चात इन अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता हो, इन्हें हम संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। अभी जो कंपनी कानून के प्रावधान हैं उनके अनुसार इन अंशों पर 10% लाभांश दिया जाता है तथा इनके निर्गमन के 3 से 5 वर्षों के भीतर इक्विटी अंशों में परिवर्तित करवाना होता है, समता अंशों में परिवर्तित कराना, यानी 3 से 5 वर्षों के भीतर इन अंशों को परिवर्तित कराना पड़ता है समता अंशों में और इन पर 10% जो है लाभांश दिया जाता है। ये संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाते हैं। धन्यवाद। आज आपने अधिमान अंशों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।